गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपर से कॉपी शेयर करने जा रहा हूँ। इनका जो रैंक है वो 379 है और इन्हें नगर कार्यपालक अधिकारी का पद मिला है 67 बीपीएससी में। ये कॉपी इसलिए विशेष है क्योंकि इनका जो जीएस पेपर 2 में मार्क्स है वो हाईएस्ट, मेरे हिसाब से हाईएस्ट मार्क्स है, क्योंकि इनके टोटल जो मार्क्स आए हैं 174 आए हुए हैं, और वो भी हिंदी मीडियम से। तो अभी तक तो मेरी नज़र में इससे ज़्यादा मार्क्स मैंने कभी देखा नहीं है किसी का, जीएस 2 में स्पेशली। आपको पता होगा 64 से ही जीएस 2 में नंबर काफ़ी कम आ रहे हैं। इस बार का भी अगर एवरेज स्कोर देखिए आप तो 130 135 के राउंड है, और ऐसे में हिंदी माध्यम से 174 नंबर लाना मुझे लगता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। बाकी अगर इससे ज़्यादा नंबर आपको मिलता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा है कि इन्हें इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्क्स का पैटर्न दिया हुआ है। इनके जो टोटल मार्क्स 174 है, इनके जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 29 है, और इनके मिनिमम 16 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। और टोटल इनका स्कोर 174 है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इन्होंने कौन कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था और क्या लिखा था। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा आपको, उसके बाद मैं इनका आंसर लिखने का जो अप्रोच वो बताऊंगा, ताकि जो लोग 69 का जो मेंस लिखने वाले हैं या जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनको इससे हेल्प मिले, ठीक है। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको हेल्प मिले इससे, ठीक है। बाकी आपने सुना होगा कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे का स्कोर आता है, स्टूडेंट का स्कोर इंग्लिश मीडियम आता है, पर हिंदी मीडियम से इतना स्कोर लाना अपने आप में काफ़ी यूनिक है। तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो को मैं शेयर करूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था वो सेक्शन 1 में इन्होंने किया था क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। इसके बाद इन्होंने किया था 5, 6, 8 और 11 और 12। मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में इन्होंने सबसे पहले चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा था। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ आप लोग, क्या था वो। क्वेश्चन था कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित बताइए। तो सबसे पहले इन्होंने इनका जो अप्रोच है लिखने का, इन्होंने सबसे पहले तो भारत की जो व्यवस्था है सरकार की वो बताई है कि भारत की जो सरकार है वो किस बेस पे चलती है, ठीक है ना। भारत की जो संघीय व्यवस्था वो किस बेस पे है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो शक्ति का पृथक्करण की बात की गई वहाँ इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद बताया है कि इन्होंने कि हमारा जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। यहाँ से इन्होंने इंट्रो दिया है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो न्यायिक सक्रियता होती है होती क्या है। इसके बाद इसका जो लीगल स्टेटस है वो बताया है, और इसका जो जो इसका जो संवैधानिक जो प्रावधान है वो बताया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सारे बात की चर्चा की है। सबसे पहले केशवन भारती मामलों में इसे लाया गया था। इसके बाद इन्होंने आगे ही बताया है जो जो इससे बात जुड़े हुए हैं। मेनका गांधी बात की चर्चा की इन्होंने। इसके बाद इन्होंने बताया है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को हम निम्न केस के माध्यम से दे सकते हैं। केस के मामले में दिखाया इन्होंने हुसनैरा खातून बनाम बिहार राज्य, इसके बाद सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। इस तरह से इन्होंने 4-5 केस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। फिर एनजेएससी का जो मामला आया था वहाँ भी इन्होंने बताया न्यायिक सक्रियतावाद की, वहाँ भी मेंशन किया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद फिर इन्होंने आगे बताया कि अतः कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है। कोहिलो केस का भी इन्होंने चर्चा किया यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर चूँकि पूछा हुआ है कि न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में शक्तियों को बढ़ा दिया है, उदाहरण सहित बताइए आप। क्या आपको लगता है यानी कि आपको दोनों पक्ष लेना है, क्या क्या लाभ है क्या क्या नुकसान है। तो इन्होंने दोनों अप्रोच लिया। सबसे पहले लाभ बताया कि क्या क्या लाभ है। तो लोकतंत्र की मजबूती, शक्तियों का संतुलन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहाल करना, संविधान की सुरक्षा स्थापित करना, इस तरह से पॉइंट फॉर्म इन्होंने इसका लाभ बताया, ठीक है। इसके बाद कुछ इन्होंने इसके विपक्ष में भी पॉइंट रखा है। सारे सबसे बात है कि उन्होंने सारे जो पॉइंट है उसको पॉइंट फॉर्म में रखा है, सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जो शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन है, ये लोकतंत्र के मूल अवधारणा को चोट पहुंचाता है। इस तरह से इन्होंने पॉइंट फॉर्म में लगभग कितने पॉइंट, 7 पॉइंट लिखा है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने उसका पहले समझाया है कि उसका लीगल स्टेटस क्या है, होता क्या है, पहले लीगल स्टेटस क्या है, उससे जुड़े जो भी बात है उसको बताया है। फिर उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बताया है, फिर नेगेटिव पॉइंट है वो बताया है, और सबको इन्होंने पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है। लगभग सारा डायमेंशन कवर किया इन्होंने। यही वजह है कि इनको इनमें 21 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। जनरली जो पॉलिटिकल सेक्शन है देखा जाता है कि 17-18 नंबर मिलते हैं। इनके जो 21 मार्क्स मिले हैं, कहीं ना कहीं इसका ये सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने सारे डायमेंशन को बेहतर तरीके से कवर किया है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है, ठीक है। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो सबसे पहले बताया इन्होंने 1980 के दशक तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यहाँ से उन्होंने बेस लिया है। फिर बाद में कुछ क्षेत्रीय दलों का नाम भी बताया कौन कौन से क्षेत्रीय दल है, जैसे आम आदमी पार्टी, जदयू, राजद, सबका नाम लिया इन्होंने। इसके बाद क्षेत्रीय दल के उदय के राजनीति में कई लाभ है, क्योंकि इसमें कुल मिला के बात यही है ना कि जब वो पूछता है तो आपको दोनों पक्ष लेना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना था। उसके बाद आपको एक आगे की राह बतानी होती है, यह बताना होता है कि आगे कैसे हो, और उसके बाद आपको कंक्लूजन देना होता है। तो सबसे सबसे पहले उन्होंने बताया है कि क्या स्टेटस रहा है हम लोग का देश में क्षेत्रीय दल का। तो 80 के दशक तक तो एक पार्टी की सरकार थी लगभग। सबसे पहले केरल बना था गैर कांग्रेस सरकार, लेकिन देखा जाए तो केंद्र स्तर पे तो एक ही पार्टी सरकार थी। बाद में धीरे धीरे क्षेत्रीय दल का उदय हुआ, ठीक है। तो बताया इन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि उदय क्या लाभ है, सबको उन्होंने पॉइंट फॉर्म बताया। लगभग इन्होंने इस पर 8 पॉइंट लिखा हुआ है। फिर उदाहरण दिया इन्होंने, स्पेशली बिहार के उदाहरण देकर अच्छा किया इन्होंने। बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दल राजद, जदयू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। तो काफ़ी इनका अच्छा अप्रोच है लिखने का। उसके बाद इन्होंने कुछ नकारात्मक पॉइंट भी डाला है कि क्या क्या नकारात्मक पॉइंट है। इसको भी इन्होंने पॉइंट फॉर्म में करके लगभग इसमें 8 पॉइंट डाला हुआ है। तो पॉइंट की कमी नहीं है, लगभग उन्होंने हर मतलब सेक्शन में 7-8 पॉइंट डाले ही डाले हैं। इसका काफ़ी इंपैक्ट होता है एग्जामिनर पे। इसका तो आगे की राह बताइए, और फिर उन्होंने कंक्लूजन लिखा है। और इसमें इनके जो टोटल मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 10 से 16। इसमें उन्हें 16 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 था कि मैं पढ़ सुना रहा हूँ आपको कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्यों संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बताया है कि सहकारी संघवाद क्या है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 1 का भी उन्होंने चर्चा किया है, भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि कौन कौन से समस्याएं हैं जहाँ पे ये मामले देखे जाते हैं सरकार केंद्र राज्य के बीच में। तो 7वीं अनुसूची राज्यपाल का पद, विशेष राज्य का दर्जा, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, वित्त संबंधी समस्या, आपातकाल। और सबके उन्होंने एक एक करके उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है, एग्जाम्पल को सही डिस्क्राइब किया, ठीक है। वही जो यहाँ पॉइंट पर लिखा हुआ पहले उन्होंने समझा दिया है कि आगे क्या क्या लिखना है मुझे, उसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है विथ एग्जाम्पल। यहाँ तक उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आगे उन्होंने बताया कि सहकारी संघवाद सहयोगी संघवाद की अवधारणा पर बल देते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय से काम किया जाए। केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 252 से 307 के बीच में अनुच्छेद का विवेचन करते हुए उन्होंने सारा लिखा है कौन कौन सा है। नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, वित्त आयोग, सबका उन्होंने चर्चा किया है, सारे जो संस्थान उसका चर्चा किया है, ठीक है। इसका उन्होंने एक बेहतर कंक्लूजन दिया है कि इस प्रकार इन निकायों के सहयोग से बिहार राज्य तथा केंद्र के बीच समस्याओं को सुलझाया जा सकता है तथा सहकारी संघवाद के जरिए सहयोग तथा समन्वय की नीति को अनुरूप कार्य किया जा सकता है। इस तरह से जो सा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने सारे पॉइंट कवर किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और इनमें इनको मिला हुआ है 8 और 9 17 और 3 20 मार्क्स इन्हें मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने सेक्शन 1 के तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आप देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मतलब सेक्शन वाइज तोड़ तोड़ के विथ एग्जाम्पल उन्होंने लिखा हुआ है। और अनुच्छेद देखिए, पॉलिटी वाला सेक्शन आपका अनुच्छेदवाद इस तरह के जो कुछ भी चर्चा करना जरूरी होता है, तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे। इन्होंने उस पॉइंट को उठाया हुआ है, जहाँ भी उन्होंने लिखा है कि इसका जो वैधानिक प्रावधान क्या है या फिर संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसका उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आपको भी इसी अप्रोच के साथ लिखना है। इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर इसका PDF को आप देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर डिस्कस करा दे रहा हूँ, और अपने डिटेल पढ़ना होगा तो इसका PDF डाउनलोड जाकर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 1 के बाद इन्होंने सेक्शन 3 लिखा है। तो आप भी यही अप्रोच अपना सकते हैं, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले उसको लिख लीजिए आप, ठीक है ना। तो सेक्शन 1 में जो जो क्वेश्चन का बेहतर था उन्होंने उसको लिखा है। इसके बाद उन्होंने सेक्शन 2 छोड़कर सेक्शन 3 में सीधा आया है, वहाँ पर उन्होंने लिखा है 12 नंबर क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन लिखा है। मैं क्वेश्चन पढ़ सुना दे रहा हूँ क्या था।
क्वेश्चन था कि नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है कि नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसी भी पदार्थ के 1 नैनोमीटर के 1 मीटर के अरबे हिस्सा जितना छोटे कणों के प्रयोग कर उपयोगी पदार्थ का निर्माण किया था। बिल्कुल सटीक इन्होंने डिफिनेशन दिया है। फिर उन्होंने बताया है कि नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान का एक वरदान के रूप में और किन के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, आपदा, ऊर्जा, स्पेस। इन्होंने हर क्षेत्र का लगभग कवर कर लिया है, उसी को डिस्क्राइब किया है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य है तो नैनो तकनीक के प्रयोग से नैनो मेडिसिन का निर्माण किया जा रहा है। इस तकनीक का प्रयोग कर नैनो रोबोट तैयार किया जा रहा है जो सभी कीटनाशकों जो सभी प्रकार के ऑपरेशन को सुलभ कर सकता है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने जो डायमेंशन है, डायमेंशन को सिर्फ उन्होंने बताया नहीं है बल्कि उस विथ एग्जाम्पल बताया। कृषि में भी इन्होंने बताया, यहाँ पे मिट्टी से प्रदूषक तत्वों को हटाने के लिए एग्जाम्पल उन्होंने सटीक दिया हुआ है, इससे अन्य कीटनाशक और शाकनाशी बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से पर्यावरण उसी चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया, यहाँ पे सारा डायमेंशन डिस्क्राइब किया, देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस क्षेत्र हो गया, परिवहन हो गया। और फिर उन्होंने आगे की राय बताई है कि नैनो सरकार द्वारा क्या प्रयास किए, जैसे सरकार का नैनो मिशन कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए प्रयोग करना है, मतलब इन्होंने कंसर्न भी जाहिर किया क्या क्या इसकी चुनौतियाँ हैं, कैसे काम करना आगे। फिर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया हुआ है। इसमें इनके जो मार्क्स हैं वो है 3, 4, 7, 7, 6, 13, 13, 5, 18 और 5, 23। इसमें 23 में मिले हुए हैं। ऑब्वियस है उन्होंने लगभग सारे डायमेंशन कवर किया, सबको डिस्क्राइब किया विथ एग्जाम्पल, तो उसमें इनको इतने मार्क्स मिलने ही थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 11। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि बिहार विभिन्न प्रकार के आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जो बिहार के पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण है। बिहार की 51.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक इन्होंने मेंशन भी किया है, सोर्स का भी। फिर बताया कौन कौन सा बिहार में आपदा है, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप। फिर इन्होंने बाढ़ को लेकर स्पेशली मेंशन किया है कि बाढ़ से इतने जिले प्रभावित है और इतना क्षेत्र प्रभावित है। और भारत का 21% क्षति तथा 17% भूभाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। सिर्फ बिहार के संदर्भ में उन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद IMD की रिपोर्ट भी बताई है कि बाढ़ क्या होता है। फिर उन्होंने मैप के माध्यम से बताया है कि बाढ़ के क्या कौन कौन क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित है। तो मेनली बाढ़ से जो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है वो प्रभावित है, क्योंकि वहाँ 12 मासी जो नदियाँ होती है वो अपना मार्ग बदलते रहती है। जैसे कोसी के मेनली उदाहरण इसमें देखा जाता है वो है। और फिर उन्होंने दक्षिण भारत को दिखाया है कि दक्षिण बिहार को सूखा से प्रभावित है। फिर उन्होंने बाढ़ का कारण बताया है। कारण के बाद कैसे से प्रौद्योगिकी भूमिका निभाती है। तो सबसे अच्छी जो इनकी बात है, जो बाढ़ से पहले कैसे, फिर बाढ़ के बाद कैसे। ठीक है, इस तरह से इन्होंने इसको बांट के बताया, क्योंकि जो कोई भी आपदा होती है ना, तो उसका जो समन होता है, उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होता है वो 3 स्तर पर होता है। एक होता है आपदा के पहले, दूसरा होता है आपदा के समय, दूसरा होता है आपदा के बाद। तो इन्होंने लगभग सबका तीनों डायमेंशन कवर किया। पहले बाढ़ से पहले क्या क्या हो सकता है, बाढ़ के समय क्या क्या हो सकता है, और बाढ़ के बाद क्या क्या हो सकता है। इसके बाद उन्होंने बिहार का भी मेंशन किया कि बिहार की जो बाढ़ की जो नीति है, इस तरह से कैसे उस पर काम किया गया था, और उन्होंने बेहतर कंक्लूजन देकर उसको समाप्त किया है। और यही वजह है कि इनको बेहतर मार्क्स मिले इसमें, लगभग 7, 2, 9, 9 और 10, 19 दिन इसमें इनको 22 और 22 में मिले इसमें इनको। ठीक है, तो ये इन्होंने साइंस टेक वाले 2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके टेकल किया, और साइंस टेक वाले में इनको मैक्सिमम मार्क्स भी मिले। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। इसमें स्पेशली बिहार से रिगार्डिंग पूछा गया था, बिहार की इकोनॉमी के रिगार्डिंग। तो देखते हैं। तो सेक्शन 2 में इन्होंने अटेम्प्ट किया 5वां नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं पढ़ सुना दे रहा हूँ आपको कि बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि बिहार में कौन कौन से उद्योग चलाए जा रहे हैं, चीनी उद्योग, कपास उद्योग बताया है, सारा जूट उद्योग, और सबका क्षेत्र बताया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद बताया कि 8 चीनी उद्योग हैं, कहाँ कहाँ है, सारा क्षेत्र बताया इन्होंने। तो बिहार में सूती उद्योग कहाँ है वो बताया है। इस तरह से इन्होंने भागलपुर में सिल्क उद्योग बताया, कटिहार में बताया। फिर बताया कि बिहार में जो उद्योग के जो जर्जरता है उसका कारण क्या है। तो सारे उन्होंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, डेटा के साथ भी लिखा है। ठीक है, और फिर उन्होंने भारत के
के साथ तुलना भी किया है कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे उद्योग का विकास हुआ है। तुलना करने का प्रयास किया, भारत का मैप बनाने का प्रयास किया इन्होंने। और इसके बाद सरकार द्वारा क्या उपाय किया जा रहा है, और सभी चीज़ को उन्होंने पॉइंट फॉर्म में लिखा। जैसे इथेनॉल उद्योग हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया। दूसरा पॉइंट में 30,352 करोड़ की लागत से 151 इथेनॉल उद्योग लगाया जा रहा है। मतलब इनके पास पूरा डेटा है। तो इसलिए बताता हूँ मैं कि आपको बजट सर्वे से डेटा इकट्ठा करना है। अगर आपने आंसर में जितना ज़्यादा डेटा डालिएगा ना, आपका आंसर उतना ऑथेंटिक हो जाएगा और नंबर मिलने की संभावना आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और यही चीज़ आप देख सकते हैं, इन्होंने जो आंसर है उसको अलग अलग आयाम में बांट कर विथ डेटा विथ एग्जाम्पल उन्होंने पुश किया है। और यही वजह है कि इनको पेपर 2 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इस तरह से सारे चीज़ को पॉइंट फॉर्म में लिखने का प्रयास, सरकार क्या कदम उठा रही है, सारे पॉइंट को पॉइंट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद उन्होंने कंक्लूजन भी दिया। इन्होंने सारे क्वेश्चन में भूमिका, बॉडी और कंक्लूजन तीनों पोर्शन को बहुत सटीक तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जीविका वाले पे 6 नंबर। यह कहा जाता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जीविका सच में महिला सशक्तिकरण का औजार है। कहा जाता है कि एक महिला के सशक्त होने से उसकी आगे की सारी पीढ़ी या भविष्य बदल जाता है। ठीक है, जीविका कार्यक्रम को मुख्यतः गरीब, बेरोजगार व असहाय महिलाओं को बहुत मदद मिली है। इसको निम्न प्रकार देख सकते हैं। जीविका के बारे में बताया, फिर उन्होंने बताया कैसे जीविका महिलाओं को सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रहा है। उसको अलग अलग भाग में बांटा है, वित्तीय सुदृढ़ता, रोजगार, ठीक है, फिर सामाजिक असमानता को कम करने में, वित्तीय समस्या को बढ़ावा देने में। इस तरह से उन्होंने लगभग कितने पॉइंट, लगभग उन्होंने 5 पॉइंट लिखा है। ठीक है, फिर बताया उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य का परिचय फिर उद्देश्य पूछा हुआ है, और महिला सशक्तिकरण का औजार है, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने 5 पॉइंट बताया, फिर उन्होंने उद्देश्य बताया यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य इसका है। इसके बाद इन्होंने उसको आगे और एलोबरेट किया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 7 निश्चय में आधारित आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार तथा 7 निश्चय 2 के तहत सशक्त महिला, सक्षम महिला जैसे परियोजनाएं चलाई जा रही है। 900 करोड़ के पर इनके पास पूरा डेटा है भाई, किसमें कितना खर्चा हुआ है, किसमें कितना बजट एलोकेट किया, सारा उन्होंने बताया हुआ है विथ एग्जाम्पल। यही वजह है कि इनके आंसर में जो है ना प्रामाणिकता आ जाती है, और जिस आंसर में प्रामाणिकता आ जाएगी वहाँ पर नंबर कटने का स्कोप बहुत कम होता है। ठीक है, इस तरह से सारे पॉइंट में लिखने का प्रयास किया, फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया है। ठीक है, और इनमें जो इनके जो मार्क्स मिला है वो मिला है, बता रहा हूँ मैं, इनमें से शायद हाईएस्ट मार्क्स मिला मुझे लगता है इसमें भी इन्होंने। ठीक है, एक मिनट, ये 6 नंबर क्वेश्चन था ना। इनके जो मार्क्स मिले हैं वो है आपके 10, 10, 9, 29 नंबर। मतलब ये 29 नंबर मुझे लगता है कि हाईएस्ट मार्क्स है इनके इस जीएस पेपर में। इसका आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। यह है कि बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहाँ ये पाए जाते हैं। बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि बिहार की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि जहाँ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का भरमार है, जो बिहार को एक विकसित राज्य में इसका उच्चतम प्रयोग करने फलस्वरूप तब्दील कर सकता है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन क्या क्या देख लीजिए, पर्वत, पठार, खनिज, जलोढ़ मिट्टी, जंगल या वन, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने हम जल संसाधन तथा वन के बारे में विस्तार से समझ सकते, यानी दो प्राकृतिक संसाधन की बात की है, उसे उन्होंने जल संसाधन और वन को चुना है। ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बिहार में जो देखा जाए तो बिहार में जो जल है वो काफ़ी ज़्यादा है, बस उसके मैनेजमेंट की आवश्यकता है। ठीक है ना, अगर बिहार को अपने जल को मैनेजमेंट कर लेना तो बिहार बहुत हद तक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यही जो जल है बाढ़ का कारण बनता है, और दक्षिण बिहार सूखे का कारण बनता है। इसको अगर मैनेज किया जाए तो इससे हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं और बाढ़ और सूखा की समस्या का निदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सही टॉपिक उठाया, वन के बारे में उठाया इन्होंने, और इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, बिहार का मैप के थ्रू बता दिया है कि कहाँ कहाँ नदियाँ हैं और क्या क्या इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बेहतर सिंचाई प्रबंधन, बिजली निर्माण, बाढ़ सूखा से राहत। इन्होंने यही बताया, मैंने मैनेजमेंट की बात इन्होंने की है, जल संसाधन के रूप में नदियों का जाल बिछा हुआ है, इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है, क्योंकि बिहार में 75% पीने का पानी का जल स्रोत है। इसके लिए क्या क्या योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा, ये बताया उन्होंने। कोची मेसी योजना, इसके बाद डमगारा पन बिजली योजना, गंगा उधार योजना,
और सबके बारे में कितना क्षमता है वही बताया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इनके पास पूरा डेटा था, उन्होंने उसका मेंशन किया है। फिर इन्होंने गया जिले में रोहतास कैमूर में वन का विकास के बारे में बात किया है और उसका जो क्या क्या इसका बेनिफिट है वो उन्होंने बताने का प्रयास किया है। फिर सरकारी क्या क्या प्रयास किया जा रहा है ये बताने का प्रयास किया है स्पेशली वन के लिए, जैसे जल जीविका हरियाली मिशन के तहत 9.32 करोड़ पेड़ लगाए गए। वही 2022-23 में 5 करोड़ पेड़ लगाए, मतलब पूरा डेटा है एग्जैक्ट और डेटा का प्रयोग किया उन्होंने, ठीक है ना। और अररिया वगैरह में भी जो जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है इस जिले वाइज उसका इन्होंने मेंशन किया हुआ है। राजगीर जू से फॉर नेचर मनरेगा के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं और इस तरह से इन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ, ठीक है। 2030 तक 6 तथा 13 सतत विकास लक्ष्य 7, 6 और 13 इन्होंने SDG गोल का भी इससे कनेक्ट करने का प्रयास किया है, 30 तक पूरा करने का मदद होगा। तो इस तरह से इनका जो लिखने का जो अप्रोच है काफ़ी देखा जाए यूनिक है, क्योंकि इन्होंने ना केवल डेटा के साथ अपनी प्रामाणिकता दी है बल्कि चीज़ों को अलग अलग डायमेंशन में कवर करने का प्रयास किया है, ऊपर से पॉइंट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है और जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास किया है। और यही वजह है कि इनके लगभग सारे क्वेश्चन में बेहतर मार्क्स मिले हैं, सारे आंसर में बेहतर मार्क्स मिले हैं। मिनिमम 16 मैक्सिमम 29 तक गया है और ओवरऑल स्कोर इनका 174 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने लगभग सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सारे जो उनका आंसर था डिस्कस किया है और मैंने बताने का प्रयास किया है कि क्या वजह है कि इनको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं और क्या अप्रोच आपको अपनाना चाहिए आगे का जो भी एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट है 69th का जो या 17 का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या अप्रोच की आवश्यकता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको सीखने को मिल सकता है। बाकी इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।